नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। अब डिटेल में जाने से पहले जरा सुर्खियों पर नजर डालते हैं। डीआरडीओ की तरफ से बताया गया कि किस वजह से निर्भय मिसाइल का टेस्ट अभी फेल हुआ था, लेकिन इससे निर्भय मिसाइल की डेवलपमेंट पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है और साथ ही अभी 300 निर्भय मिसाइल को हमारे आर्म फोर्सेस में शामिल करने का फैसला भी किया गया है। इंडियन एयरफोर्स में एचएएल की सुपरसोनिक ओमनीरोल ट्रेनर एयरक्राफ्ट को एक थर्ड स्टेज की ट्रेनर एयरक्राफ्ट के तौर पर शामिल किया जा सकता है और ऐसे 50 से 100 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो सकते हैं। लद्दाख में पूरे विंटर में तैनात रहने के लिए भारत की तरफ से इमरजेंसी बेसिस पर यूनाइटेड स्टेट्स से विंटर किट्स को खरीदना शुरू किया गया है। चाइना की तरफ से अभी अपनी J-20 की स्टेल्थ परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए एक नया टर्बोफैन और सेटेड नोजल्स को डेवलप किया जा रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भारत की तरफ से 7 जगहों में चाइनीज साइड में अपना कब्जा करके रखा गया है और इसी वजह से चाइना अभी बैकफुट पर जाने पर मजबूर हो चुका है। भारत के अलावा चाइना अभी नेपाल के एरिया में घुस के एक पूरा का पूरा विलेज को वहां पे बना चुका है और यहां से वो नेपाल की बॉर्डर पिलर्स को हटाने के साथ साथ नेपाल के लोगों को भी भगाना शुरू कर चुके हैं। 2018 में क्रैश हुई इंडियन एयरफोर्स की Mi-17 हेलीकॉप्टर की अवशेष को अभी इंडियन एयरफोर्स की चिनोक हेलीकॉप्टर की मदद से इंडियन एयरफोर्स की एयरवेज में वापस लिया जा रहा है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट निर्भय मिसाइल को लेके है। आप सभी को ये बात पता होगा कि हाल ही में ही डीआरडीओ की तरफ से निर्भय मिसाइल का टेस्ट को कंडक्ट किया गया था, लेकिन ये टेस्ट सफल नहीं हुआ था। इस टेस्ट को करते दौरान कुछ टेक्निकल इशू सामने आए थे, जिसके बाद लगभग 8 मिनट के बाद इसको रोक दिया गया था और मिसाइल को समंदर में क्रैश कर दिया गया था। निर्भय मिसाइल की बात करें तो ये एक 2 स्टेज का मिसाइल है, जिसमें पहले स्टेज में सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मिसाइल को इनिशियल बूस्ट प्रोवाइड करता है। इसके बाद सेकेंड स्टेज में इसका टर्बोजेट इंजन चालू होता है, जो कि इसको कांस्टेंट क्रूजिंग स्पीड को प्रोवाइड करता है। अब इस टेस्ट के दौरान इसमें पहली बार GTRE की तरफ से डेवलप किया गया स्मॉल टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया था और इस बार इस टेस्ट के दौरान इसका पहला स्टेज बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन सेकेंड स्टेज में इसका इंजन चालू होने के बाद अचानक से बंद पड़ गया था और अभी इस मिसाइल को डीआरडीओ की तरफ से पानी से रिकवर किया जा चुका है और अभी इसको जांच भी किया जा रहा है ताकि क्रैश होने की असली वजह का पता लगाया जा सके। डीआरडीओ के मुताबिक अभी वो गड़बड़ी का पता लगाने के बाद बस 1 से 2 हफ्तों के बाद ही इसकी एक और टेस्ट को कर सकते हैं और कुछ चांसेस ये भी है कि अगर GTRE की स्मॉल टर्बोफैन इंजन सही से काम नहीं कर रहा था, जिस वजह से सेकेंड स्टेज में फेल हो गया था और कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक इस इंजन को मिसाइल में इंटीग्रेट करने के लिए क्लियरेंस नहीं मिले थे। अब डीआरडीओ का कहना है कि अगर GTRE की स्मॉल टर्बोफैन इंजन की वजह से ये सब हुआ है, तब भी इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि पहले से ही निर्भय मिसाइल में जिस रशियन सैटर्न 3670 इंजन का इस्तेमाल किया था उसको इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है और अभी डीआरडीओ के पास लगभग 300 निर्भय मिसाइल को बनाने के लिए सफिशिएंट इंजन मौजूद है। अभी ये हमारी इंडिजिनस इंजन था जिसको निर्भय मिसाइल में इंटीग्रेट करके टेस्ट किया जा रहा था और अभी अगर इसमें कुछ माइनर इशू रहेंगे तब भी इसको 3 से 4 महीनों के अंदर ठीक किया जा सकता है और 3 से 4 महीनों के बाद हमारी इंडिजिनस इंजन के साथ दोबारा निर्भय मिसाइल को टेस्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर इसमें कुछ मेजर प्रॉब्लम होता है तो इसको दोबारा टेस्टिंग करने के लिए या तैयार करने के लिए 3 से 4 साल का वक्त लग सकता है। लेकिन इसी दौरान निर्भय मिसाइल की डेवलपमेंट के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ने वाली है और अभी हम निर्भय मिसाइल में सैटर्न 3670 इंजन का इस्तेमाल करने वाले हैं और अभी गवर्नमेंट की तरफ से लगभग 300 निर्भय मिसाइल के लिए भी ऑर्डर किया जाने वाला है, जिनको अभी हमारे स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड में शामिल किया जाएगा और इन सभी में रशियन ऑरिजिन इंजन का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। अब आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं या फिर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला अपडेट एचएएल की स्पोर्ट यानी कि सुपरसोनिक ओमनीरोल ट्रेनर एयरक्राफ्ट को लेके है। आप सभी को पता होगा कि 2 साल पहले एचएएल की तरफ से तेजस की ट्रेनर वेरिएंट्स को बेस करके इंडियन एयरफोर्स के लिए ट्रेनर एयरक्राफ्ट को डेवलप करने का प्रस्ताव दिया गया था। सबसे पहले इसको 2019 की एरो इंडिया शो के दौरान प्रपोज किया गया था और अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पूरी तरीके से इस प्रोग्राम को सपोर्ट करना शुरू किया गया है। एचएएल का कहना है कि वो अभी 2023 से 2024 के बीच इसकी एक कंप्लीट प्रोटोटाइप को डेवलप करने वाले हैं और इसे मॉडर्न एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें अभी एचएएल की तरफ से ओपन सोर्स मिशन कंप्यूटर को इंस्टॉल किया जाएगा, जिस वजह से इस एयरक्राफ्ट को किसी भी एयरक्राफ्ट के साथ ट्रेनिंग करने के लिए यूज किया जा सकता है, चाहे वो राफेल हो, Su-30 हो या फिर हमारे दुश्मन की कोई एयरक्राफ्ट हो। ये किसी भी एयरक्राफ्ट की नकल कर सकता है और उसके साथ ट्रेनिंग कर सकता है या फिर एक्सरसाइज को सिमुलेट कर सकता है।
अब तेजस की बात करें तो तेजस की भी लगभग 16 ट्रेनर वेरिएंट को इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा, लेकिन तेजस के ट्रेनर वेरिएंट्स को सिर्फ तेजस के पायलट्स को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि स्पोर्ट इससे थोड़ा अलग होने वाला और इसको एचएएल की तरफ से एक अलग ही प्रोग्राम के अंदर डेवलप किया जा रहा है। इसकी पहली प्रोटोटाइप को 2023 में तैयार किया जाएगा, जो कि एक फुली कॉम्बैट कैपेबल एयरक्राफ्ट होगा और इंडियन एयरफोर्स इसको इवैल्यूएट करने के बाद इसके 40 से 50 यूनिट को खरीदने का प्लान किया गया है। लेकिन आगे चल के ऑर्डर और भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि अगर इसको इंडियन एयरफोर्स अपनी 3rd स्टेज की ट्रेनर एयरक्राफ्ट के तौर पर सिलेक्ट करता है तो इसके 100 से ज्यादा यूनिट को भी इंडक्ट किया जा सकता है। अब स्पोर्ट को इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने का जो मेन कारण है वो डिसिमिलर एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग है। अब इसके बारे में अगर मैं डिटेल में बताऊं तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब डिसिमिलर एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग का जो मेन कॉन्सेप्ट था उसको सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट की तरफ से शुरू किया गया था, क्योंकि शुरुआती दौर में जब वियतनाम में लड़ाई हो रही थी तो अमेरिकन फाइटर जेट्स को रशियन ओरिजिन फाइटर्स का सामना करना पड़ता था। अब शुरुआत से ही रशियन ओरिजिन फाइटर जेट को मैन्यूवरेबिलिटी को नज़र में रखकर डिज़ाइन किया गया था, जिस वजह से ये अमेरिकन ओरिजिन फाइटर्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा फुर्तीले होते थे। जबकि 60 से 70 के दौर में यूनाइटेड स्टेट की तरफ से रशियन ओरिजिन मिग 70 या फिर मिग 19 के अगेंस्ट में अपनी भारी भरकम F4 फैंटम को उतारा गया था। अब होता क्या था कि जब यूनाइटेड स्टेट के पायलट्स F4 फैंटम से F4 फैंटम के साथ डॉग फाइट करते थे तो सब कुछ सही चलता था, लेकिन जब इनको रियल वर्ल्ड कंडीशन में मिग 19 या मिग 17 का सामना करना पड़ता था तो मिग्स इनके नाक में दम कर देते थे, क्योंकि F4 अपनी वजन की वजह से कभी भी मिग 19 के साथ स्पाइरल डॉग फाइट में सामना नहीं कर सकते थे। अब यूनाइटेड स्टेट के पायलट इसके लिए पहले से आदी होते थे, जिस वजह से वो स्पाइरल डॉग फाइट में मिग्स को आउटरन करने की कोशिश करते थे। और इसी वजह से कई बार ऐसा हुआ जहां पर टेक्निकली काफ़ी ज़्यादा एडवांस होने के बाद भी मिग्स ने F4 को मार गिराया था। अब इसी वजह से यूएस की तरफ से मिग की तरह एक फुर्तीले फाइटर जेट को डेवलप करने का फैसला किया गया, जिसको मेनली F4 फैंटम के पायलट्स को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। इस फाइटर जेट का नाम F5 था और इसके साथ F4 को डॉग फाइट करने की ट्रेनिंग दी जाती थी और ये भी पूरी तरीके से कॉम्बैट कैपेबल एयरक्राफ्ट था। लेकिन ये यूनाइटेड स्टेट के पास मौजूद सभी एयरक्राफ्ट के मुकाबले एकदम अलग था, जो कि साइज में छोटे होने के साथ काफी फुर्तीला था। और यहीं से डिसिमिलर एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था, जहां पर 2 डिफरेंट कैटेगरी के फाइटर जेट को आपस में एंगेज होने की ट्रेनिंग दी जाती थी। अब इस ट्रेनिंग के बाद यूएस के पायलट्स को यह पता लगने लगा कि अगर उनको मिग को मार गिराना है तो स्पाइरल डॉग फाइट में मिग के साथ टाइट टर्न नहीं लेना है। और जब F4 फैंटम को मिग आउट टर्न करने लगे तो F4 को उसके साथ टर्न करने की बजाय नोजअप करके दोबारा एंगेज होना है। टेक्निकली इसको बैरल रोल कहते हैं, लेकिन इस बात को अभी जाने देते हैं। और एचएएल की स्पोर्ट एयरक्राफ्ट की बात करें तो ये भले ही एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट होने वाला है, लेकिन ये पूरी तरीके से एक कॉम्बैट कैपेबल एयरक्राफ्ट होने वाली है और जरूरत के वक्त इसको इंडियन एयरफोर्स चाहे तो कॉम्बैट रोल में भी इस्तेमाल कर सकता है। अगला अपडेट भारत और चाइना को लेके। आप सभी बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अभी भारत और चाइना के बीच फेस अप जैसा सिचुएशन चल रहा है और मल्टीपल राउंड की बॉर्डर मीटिंग के बाद भी इसका कोई भी डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं निकला है और अभी दोनों ही तरफ से लगभग 1 लाख ट्रूप्स को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में तैनात किया गया है। अभी पूरे विंटर में लद्दाख में इंडियन आर्मी तैनात रहने वाली है, साथ ही चाइना की तरफ से भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अपनी पूरी डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। कल ये अपडेट सामने आया था कि चाइना की तरफ से भी इमरजेंसी बेसिस पर अपने जवानों के लिए विंटर इक्विपमेंट को खरीदा जा रहा है और वो अभी 15,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई में विंटर में रहने लायक टेंट्स को इमरजेंसी बेसिस पर खरीद रहे हैं। साथ ही बाकी इक्विपमेंट को भी चाइना खरीद रहा है और यही बात अभी भारत के ऊपर भी लागू होता है, क्योंकि हमारे जवानों को भी अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में विंटर में तैनात रहना पड़ेगा और उनको भी -40 डिग्री में सर्वाइव करने के लिए गर्म कपड़े और स्पेशल शेल्टर की जरूरत पड़ने वाली है। इसी वजह से अभी आर्मी की तरफ से इमरजेंसी बेसिस पर यूनाइटेड स्टेट से हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर किट को खरीदने का फैसला किया गया है। इससे पहले भारत हाई अल्टीट्यूड इक्विपमेंट्स को या तो यूरोप से इंपोर्ट करता था या फिर चाइना से इंपोर्ट करता था, लेकिन अभी हमारे आर्मी के एक जनरल रैंक के ऑफिसर और यूनाइटेड स्टेट के पैसिफिक कमांड के बीच हुई डिस्कशन के दौरान भारत की जरूरत को देखते हुए यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भारत को इनको सप्लाई करने की बात की गई है। अगला अपडेट J-20 को लेके। अब सब ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि J-20 अभी चाइना की एयरफोर्स की सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट है और एशिया का पहला ऑपरेशनल 5th जनरेशन फाइटर जेट है। अब हालांकि इसे चाइना 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बताता है, लेकिन शुरू से ही वेस्टर्न एक्सपर्ट्स इसको स्टेल्थ एयरक्राफ्ट मानने से इनकार करते आ रहे हैं और इसके एक नहीं बल्कि कई कारण हैं। सबसे बड़ा इशू इसका इंजन है और अभी J-20 में WS-10 इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक सोवियत ओरिजिन इंजन का कॉपी है और ये J-20 को सफिशिएंट मात्रा में पावर को भी प्रोवाइड नहीं कर सकता है, जिस वजह से इसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो काफ़ी कम है।
ऐसे में इजीली स्पीड को पकड़ नहीं पाती और ये आफ्टर बर्नर के इस्तेमाल किए बिना सुपरसोनिक स्पीड में नहीं जा सकता है, जो कि एक 5th जनरेशन फाइटर जेट की सबसे बड़ी खामी है। क्योंकि अगर ये आफ्टर बर्नर का इस्तेमाल करता है तो इसमें फ्यूल तो खर्च होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ ही इसका हिट सिग्नेचर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और ऐसे में इजीली रडार में स्पॉट हो सकती है। साथ ही कोई भी 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट जिसके पास मॉडर्न IRST सिस्टम मौजूद हो वो इसको VVR रेंज में डिटेक्ट कर सकता है। अब J-20 का फ्रंटल RCS की बात करें तो ये लगभग ठीक ठाक है, जो कि F-35 की RCS से बस थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन रियर से इसका RCS एक 4th जनरेशन फाइटर जेट की बराबरी के है। अब इसी को काउंटर करने के लिए चाइना की तरफ से एक्सेटेड नोजल को बनाया जा रहा है, जो कि इसकी टेल सिग्नेचर को रिड्यूस करने में काफ़ी मदद कर सकती है। साथ ही वो अभी एक सिंगल क्रिस्टल ग्रेन टर्बाइन ब्लेड को भी डेवलप कर रहे हैं, जिससे इसका इंजन ज़्यादा हीट को रेजिस्ट कर सकता है। अब इन सभी के साथ चाइना अभी J-20 की सैटकम, रैडम और एंटी आइसिंग पैनल को भी अपग्रेड करने का प्लान कर रहा है। इन सभी अपग्रेड के बाद J-20 फ्रंट से कंप्लीट स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बन सकता है, लेकिन अभी भी रियर साइड से इसका रडार क्रॉस सेक्शन काफी ज्यादा रहने वाला है। पर इन सब के बाद भी J-20 में एक पावरफुल रडार लगा हुआ है और इसके साथ PL-15 मिसाइल VVR रेंज में इंडियन एयरफोर्स के लिए काफी खतरा बन सकते हैं। और मेरे हिसाब से चाइना J-20 को अपने J-11, J-10 या J-16 जैसे फाइटर जेट के साथ एक इंटरसेप्टर के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है, जो कि डॉग फाइट में उलझने के बदले VVR रेंज में इंडियन एयरफोर्स के फाइटर्स के ऊपर मिसाइल दाग के वापस चले जाएंगे। अगला अपडेट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेके है। इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी की तरफ से अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में 7 जगहों में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार किया गया है और अब इन सभी जगहों में भारत की तरफ से चाइनीज साइड में जाके अपना कब्जा करके रखा गया है। वैसे ये सब जगह भी चाइना का नहीं है, क्योंकि वैसे देखा जाए तो ये पूरा का पूरा अक्साई चीन वाला पार्ट है जो कि हमारा है, लेकिन अभी रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी चाइना को काउंटर करने के लिए उसको उसी के लैंग्वेज में जवाब दे रही है और अभी चाइना इसी वजह से नेगोशिएशन कर रहा है और डिफेंसिव मोड में जाने के लिए मजबूर हो गया है, क्योंकि जैसे ही उसने पांगोंग की नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 से फिंगर 4 तक कब्जा किया, ठीक उसी तरीके से पांगोंग की साउथ बैंक में भारत ने 7 जगहों में चाइनीज साइड में जाके स्ट्रेटेजिक हाइट पर अपना कब्जा कर लिया है और ये सब 29 और 30 अगस्त के बीच हुआ था। पर आर्मी के ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक हमने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पार नहीं किया था। आप समझ सकते हैं कि ऐसा स्टेटमेंट उस वक्त क्यों दिया गया था। अभी हाल ही में ही चाइना के साथ जो बातचीत किया गया था उसमें चाइना की तरफ से भारत को पांगोंग की साउथ बैंक यानी कि चुशुल सेक्टर से पीछे हटने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन भारत ने भी ये क्लियर कर दिया कि अगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के स्टेटस को चाइना मेंटेन नहीं करता है और फिंगर 8 तक वापस नहीं जाता है तो हम भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। यानी कि अभी हमारे पास चाइना के साथ निगोशिएशन करने के लिए एक बहुत ही मजबूत बेस मौजूद है, क्योंकि पहले वो घुसपैठ करते थे और हम डिफेंड करते थे, जिस वजह से निगोशिएशन एक तरफा हो जाता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं होने वाला है। अगला अपडेट चाइना और नेपाल को लेके है। वैसे लिपुलेख इलाके को लेके भारत और नेपाल के बीच काफी सारा मतभेद चल रहा था और होना इसके पीछे चाइना का हाथ था, लेकिन इसी दौरान चाइना की तरफ से नेपाल के कुछ इलाके के ऊपर अपना कब्जा कर लिया गया है और ये कोई छोटा मोटा बात नहीं है, क्योंकि नेपाल की हुमला डिस्ट्रिक्ट में अभी चाइना की तरफ से पूरी की पूरी विलेज को कंस्ट्रक्ट किया गया है और जब इसके बारे में चाइना से पूछा गया तो चाइना का कहना है कि नेपाल का नहीं बल्कि चाइना के एरिया में आता है और ये तिब्बत ऑटोनोमस रीजन का एक हिस्सा है। रिसेंटली ग्लोबल टाइम की तरफ से भी इसके बारे में एक ट्वीट किया गया था और अभी नेपाल की ऑपोजिशन पार्टी की तरफ से भी इस बात को लेकर कंप्लेन किया गया था कि चाइना की तरफ से अभी हुमला डिस्ट्रिक्ट में जाने वाले फूड सप्लाई को रोका जा रहा है और यहाँ पर लोगों को चाइनीज प्रेजेंस की वजह से काफी सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन नेपाल की ऑपोजिशन पार्टी की तरफ से किए गए इन सभी सवालों को नेपाल की रूलिंग पार्टी की तरफ से इनकार किया गया था और केपी ओली इसको मानने से इनकार कर रहे हैं। अब अपोजिशन पार्टी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि चाइना अभी नेपाल की बॉर्डर पिलर को हटा के फेंक रहा है और हाल ही में ही चाइना की तरफ से नेपाल चाइना बॉर्डर से जंगल पिलर 12 को उखाड़ के फेंक दिया गया है और इस इलाके से अभी नेपाल के लोकल लोगों को भी चाइना भगाना शुरू कर चुका है। यानी कि जो लोग वहाँ पे गाय या भैंसे वगैरह लेके जाते थे उनको वहाँ से चाइना की तरफ से भगाना शुरू किया गया है। अब ये भी एक तरीके से नेपाल के लिए सही है, क्योंकि जिसके संगत में आके वो भारत के साथ गद्दारी कर रहे थे, अभी नेपाल को पता लग जाएगा कि असली दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। अगला अपडेट चिनूक और Mi-17 हेलीकॉप्टर को लेके है। अब सबको ये बात शायद पता होगा कि 2018 में केदारनाथ में इंडियन एयरफोर्स की एक Mi-17 हेलीकॉप्टर एक आयरन गेट के साथ टकरा गया था, जिस वजह से इसमें आग लग गई थी और तब से हेलीकॉप्टर केदारनाथ के हेलीपैड में पड़ा हुआ है। और दुर्घटना के दौरान Mi-17 के पायलट को बस माइनर चोटें लगी थी, पर हेलीकॉप्टर काफ़ी डैमेज हो गया था और ये दोबारा अपने दम पे इंडियन एयरफोर्स की एयरबेस में जाने की हालत में नहीं था। इसी वजह से अभी इसके अवशेष को इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपने नियरेस्ट एयरबेस में ले जाने का फैसला किया गया है।
अभी इसे लाने के लिए पिछले 15 दिनों से प्रिपरेशन किया जा रहा था और फाइनली आज इंडियन एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से केदारनाथ के हेलीपैड से उस MI-17 हेलीकॉप्टर के अवशेष को नियरेस्ट इंडियन एयरफोर्स के एयरबेस में लाया गया है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।